गीत लाल किले की प्राचीर से गाया था, जहां जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। इस लड़ाई में भारत की चीन से हार हुई थी और चीनी सैनिक तेजपुर के नजदीक तक पहुंच आए थे। वहां के उपायुक्त वहां से भाग चुके थे और ये डर था कि तेजपुर पर कब्जे के बाद चीनी असम के मैदानी इलाकों में उतर आएंगे। शुक्र ये रहा कि इस भाषण के कुछ घंटों के भीतर ही चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और वापस अपने क्षेत्र में चले गए। लगभग 1 महीने तक चले इस युद्ध में भारत के 1383 सैनिक मारे गए, 1047 घायल हुए और 1696 सैनिक लापता हुए और 3968 सैनिकों को चीन ने युद्धबंदी बनाया। चीन ने इस युद्ध में 722 सैनिक खोए और उनके 1697 सैनिक घायल हुए। युद्ध की नींव एक तरह से 1950 में ही रख दी गई थी, जब चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण किया था। चीन ने कभी भी मैकमोहन लाइन को दोनों देशों के बीच सीमा के तौर पर स्वीकार नहीं किया। दोनों देशों के संबंधों को उस समय बहुत बड़ा धक्का लगा जब 1959 में तिब्बत के दलाई लामा भागकर भारत आए और भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दे दी। मैंने जाने माने राजनीतिक विश्लेषक इंदर मल्होत्रा से पूछा कि अगर भारत ने दलाई लामा को अपने यहाँ शरण नहीं दी होती तो क्या भारत चीन युद्ध नहीं हुआ होता? दलाई लामा अगर वहाँ से आ रहे हैं तो उनको नहीं मना किया जा सकता। ये देश जो है ये गौतम बुद्धा का देश है, उसको हमने निकाल दिया हो यहाँ से, वो दूसरी बात है। तो दलाई लामा का आना ध्यान लाजमी था। नेहरू को मालूम था कि ये उनको बहुत परेशान करेगा, लेकिन नेहरू को जो ये नहीं मालूम था वो ये कि माओ से तुंग ने ये तय कर लिया था कि भाई हिंदुस्तान को और जवाहरलाल नेहरू को एक सबक सिखाना है। इस युद्ध में मुकाबला 2 असमान सेनाओं में था। भारत की ओर से 10 से 12 हजार सैनिक लड़ रहे थे तो चीन ने उनके मुकाबले 80,000 सैनिक उतारे हुए थे। चीनी ऊंचाई पर थे और पहाड़ पर लड़ने का उनका अनुभव भारत से कहीं बेहतर था। इस युद्ध में भाग लेने वाले ब्रिगेडियर लक्ष्मण सिंह कहते हैं, पहले तो पोजीशन गलत थी, दूसरे हमारे पास कोई प्रॉपर हथियार नहीं थे, मतलब कि आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था। 2 गन थी जो कि आउट ऑफ रेंज थी, उनके पास 80 बम थे। तो हमारे पास जो थे स्नो क्लोथिंग नहीं था, हमारे पास माइंस नहीं थी, हमारे पास डिगिंग इक्विपमेंट नहीं था, मतलब हमारे पास कुछ नहीं था सिवाय राइफल और 50 राउंड। और हमारी जो पोजीशन थी वो वैली में थी, चाइनीज जो थे ऊपर थे। They had a road right up to this ridge on which they were deployed, and our everything was man porter. It was coming on the कमर पे पोर्टर लेके आते थे। 2 दिन का रास्ता था जहाँ हमारा सामान पड़ा था, तो खाना जो हम लाते थे खुद ही खा लेते थे वो लोग। नेफा में तैनात 7वीं ब्रिगेड को उसके हाल पर ही छोड़ दिया गया था। चीनी न सिर्फ बेहतर सैनिक तैयारी के साथ आए थे, बल्कि संख्या में भी भारतीयों पर कहीं भारी थे। 2nd लेफ्टिनेंट अमरजीत सिंह बहल को उन्होंने कड़ी लड़ाई के बाद बंदी बनाया था। हथियार डालने के बाद चीनियों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। देखिए, खास तो उन्होंने हमारी तरफ होना ही था क्योंकि हमने उनके ऊपर डायरेक्ट आर्टिलरी फायर किया था। और इस वक्त जो एंड में जब हम लोगों का उन्होंने सरेंडर करवाया, उस वक्त तो बहुत ही फियर्स बैटल हो रहा था। हम भी फायर कर रहे थे, वो भी फायर कर रहे थे, चिल्ला भी रहे थे एक दूसरे के ऊपर। और जब उन्होंने बट मार के मेरे से पिस्टल छीन लिया और मेरे जवानों को भी ओवररन कर दिया, ऊपर आके चढ़ गए, तो उस वक्त तो सिचुएशन यही होती है कि प्राउड पैराट्रूपर बिकम्स ए प्रिजनर ऑफ वॉर एंड फील्स लाइक नोबडी ऑन अर्थ। इस हार के पीछे कौन लोग जिम्मेदार थे? शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, शीर्ष सैनिक नेतृत्व, या फिर युद्ध के मोर्चे पर लड़ने वाले कमांडर या सैनिक? राजनीतिक विश्लेषक इंदर मल्होत्रा इस हार का ठीकरा जवाहरलाल नेहरू के सिर पर फोड़ते हैं। No matter who advises him what Parliament says to Krishna Menon. He was there till well after the 20th of October. On 31st October he was made only Minister of Defence Production with 11 दिन वो थे वहाँ। और जब तक वो थे तो उनकी और कॉल को कोई कुछ कह नहीं सकता था। कॉल थे अब BN मलिक, बिकॉज हर फैसले में मलिक का हाथ है। और किसी दुनिया में देश में इंटेलिजेंस चीफ का रोल है टू प्रोवाइड द इंटेलिजेंस बट नॉट टू मेक पॉलिसी। लेकिन ये MJ देसाई जो एम्बेसडर गालब्रिथ से भी बात कर रहे थे और पंडित जी के एडवाइजर थे,
poor defense secretary Endo से हरीश सरीन है डेवरी से. जनरल Thapar's role was not one of commission but of omission. पहले उनको कहते रहे कि भाई भगवान के वास्ते तुम इसको ओवररूल करो, but at least a man of honor, he resigned. युद्ध में भाग लेने वाले जनरल के तिवारी भी इसके लिए नेताओं और सेना के आला अफसरों को जिम्मेदार मानते हैं. मैंने उनसे पूछा कि आपकी नजर में इस हार का विलेन किसे ठहराया जाना चाहिए. हिंदुस्तानी एटीट्यूड नेताज की. पंडित नेहरू इज द बिगेस्ट वन टू ब्लेम. उनका आइडियल था हिंदी चीनी भाई भाई. उनका एडवाइजर था कृष्णा मेनन, डिफेंस मिनिस्टर, और एक दो इंडियन ऑफिसर्स को उन्होंने काबू किया हुआ था. जनरल थापर था आर्मी चीफ, और जनरल कौर था चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ. उनको इनकरेज कर रहे थे, और हमें हुक्म था चाइनीज वोंट अटैक, जाओ टेक ओवर, बर्थ राइट अपने ऑक्यूपाई कर लो अपना. दे आर नॉट इवन फुली आर्म्ड, दे हैव ओल्ड वेपन्स एंड सो ऑन. ओनली 1 in 3 people is armed. थिंग लाइक ये ऐसी रिपोर्ट हमारे पास आती थी जब हम उधर थे 61-62 में. इस हार से नेहरू कभी उबर नहीं पाए. प्रधानमंत्री पद पर वो बने जरूर रहे, लेकिन चीन का विश्वासघात उन्हें अंत तक सालता रहा और मई 1964 में उनका देहावसान हो गया. इंदर मल्होत्रा कहते हैं, कोई लीडर किसी भी देश में जितनी बेइज्जती हुई इस देश की, उसको सरवाइव नहीं कर सकता था. यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं था कि उनके जाने का या निकाले जाने का. और अगर आप देखें उनका सेक्रेटरी 3 में, ही कंटिन्यूड टू बी दी स्टिल अ रिस्पेक्टेड लीडर. एंड हाँ, स्टेचर वो नहीं था, इंटरनेशनल स्टेचर खराब हो गया था. तो ही वॉज नॉट द सेम मैन एंड ही डिडंट सर्वाइव द वॉर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. इस हार ने नेहरू का राजनीतिक कद तो कम किया ही, भारत के मनोबल को भी उसने गहरी चोट पहुंचाई. 27 जून 1963 को लता मंगेशकर ने जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में प्रदीप का लिखा वो मशहूर गाना गाया, जो चीन से भारत की हार के बाद भारतवासियों की